नमस्कार बच्चों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन और अनरिटन फॉर्म के बारे में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन फॉर्म में है या फिर अनरिटन फॉर्म में है, इस बारे में आज हम जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके मीनिंग के बारे में हमने जाना था और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इस चीज के बारे में हमने जाना था। तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए आप पहले, ठीक है। जो नोट्स आपने बनाए थे उससे रिवाइज कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिटन और जो अनरिटन है वह दो फॉर्म को बताता है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो विच इज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, विच इज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित रूप में हो उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित मतलब यानी एक फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट में हो, प्रॉपर तरीके से एक बुक के अंदर लिखा गया हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बताया था दो चीजों को, सभी चीजों को जो नियम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ था कि जुडिशरी कैसे कार्य करती है, यह हम आगे स्टडी करेंगे। कहां पर स्टडी करेंगे कि जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज है कहां से ली, जो न्यायिक व्यवस्था है किस तरह से चलानी है, वह किस देश की उठाई थी हमने, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है उनका क्या करना है, उल्लंघन होने से कैसे रोकना है, लोगों को राइट कैसे प्रोवाइड करने हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इकट्ठा करके एक जगह पर प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट बना देना, ठीक है। क्योंकि आप ये तो है नहीं कि आप अलग अलग बुक उठाओगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ही बुक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप जो भी चीज है, आप जैसे समाज के अंदर कोई भी अगर दुर्घटना घटित होती है, या फिर जैसे राइट टू एजुकेशन ले लीजिए आप, राइट टू एजुकेशन जो भी शिक्षा का अधिकार है कहां पर डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 21A के अंदर डिफाइन किया गया है राइट टू एजुकेशन। जो भी बच्चा 6 से 14 साल का है उसको एजुकेशन का अधिकार है, फ्री में एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है, भारत के अंदर। तो वो चीज क्या है, आपकी जो राइट है, अधिकार है, या फिर सरकार का कैसे गठन होता है, न्यायिक व्यवस्था कैसे चलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, ये चीजें सारी कहां पर लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और किस रूप में लिखी गई है, लिखित रूप में है हमारे भारत के अंदर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें लिखी गई है, ठीक है। विच इज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जो सारी की सारी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी गई है उसे हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द फॉर्मल ए सिंगल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ कंट्री। तो वह जो हमारी कंट्री है, अब हम ये तो है नहीं कि हम अलग अलग जो रूल्स है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना। क्योंकि जो सरकार बनेगी वह किसके अनुसार चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगी। It lays down limited or controlled government in the sense every organ of government must act in accordance with the constitution and within the limitation prescribed by it। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वह क्या करेगी, वह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार ही वर्क करेगी, जो उसके अंदर रूल्स है वह डिफाइन किए गए हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अब जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बताया गया है कि कैसे जो एक जज है उसकी नियुक्ति होगी, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का अगर हम प्रोसीजर की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, वह भी क्या है, एक रूल्स है। तो इस तरह के जो रूल्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सब चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर कैसे कोई बिल पास होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन की गई है। तो यह कैसे है, रिटन फॉर्म के अंदर है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से कुछ भी बना दे, ठीक है। कुछ भी बनाने का मतलब यहाँ यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा उनको, उनकी जो पावर है उनको उनके अनुसार ही यूज करनी पड़ेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बाहर वह नहीं जा सकते हैं किसी भी हालत में, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन को उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। भारत का जो संविधान है उसको उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय इट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिटेशन बनाई गई है उसके अंदर रहकर ही उसे सारे कार्य करने पड़ेंगे। द कोर्ट आर रिगार्डेड as the interpreters as well as guardian of the constitution।
अब कोर्ट की हम बात करें तो कोर्ट को क्या माना जाता है, कोर्ट को माना जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेटर्स, व्याख्या करने वाला। व्याख्या कैसे करेगा, अब यह तो है नहीं, आप देखोगे इंडिया के अंदर तो ऐसा हाल है कि जो नेता है सारे अनपढ़ लिखे है, अनपढ़ है, ठीक है, कोई भी लिखा पढ़ा हुआ नहीं है। उनको क्या पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, कुछ भी लो है, बिल है, बना देते हैं, फिर उसके ऊपर मुद्दे हो जाते हैं इकट्ठे, आपने देखा ही होगा। फिर अब हम बात करते हैं जो कोर्ट होती है, कोर्ट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो नियम बनाए गए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उनको उल्लंघन करता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। लास्ट में एक कोर्ट ही बचती है जो सबसे सुप्रीम पावर है देश के अंदर, कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अधिकारों को बचाने का या फिर उसके जो अंदर जो डिफाइन भी कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करती है, कोर्ट करती है। अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो आपने काफी बार देखा होगा, बड़े बड़े नेता हैं जेल में सड़ते रहते हैं, कई बार घोटाले कर देते हैं, क्योंकि वो कोर्ट के सामने किसी की भी नहीं चलती भैया, ठीक है। कोर्ट है सुप्रीम पावर, कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज नॉट एम्बोडेड इन वन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, इट इज इंटरसेपरेट इन ए नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर इन कोर्ट्स डिसीजंस इन कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स एंड इन कन्वेंशंस एंड यूसेज। जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल हमारा नहीं है, मतलब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मीनिंग क्या है, इट इज नॉट एम्बोडेड इन वन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन ना किया गया हो। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के अंदर मींस इन द सेंस अगर हम बात करें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई जजमेंट आई थी पहले, ठीक है, कोई क्राइम हो गया उससे रिलेटेड कोई जजमेंट आई थी पहले, वह लोग वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, और वहां से कोई जजमेंट आ गई, कोई डिक्री आ गई, ठीक है, उसके बिहाव पर जो नेक्स्ट सेम केस है उसका डिसीजन कर दिया गया। या फिर जो कोई भी चीज है, जो रूल्स है, पॉलिसी है, उनकी अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफाइन की गई है, अलग अलग रखी गई है। जैसे हमारे अलग अलग एक्ट्स है ना, उसी तरीके से आप सोच सकते हो कि पावर उसके अंदर डिफाइन की गई है, किसी अदर चीज के अंदर डिफाइन की गई है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज है कहीं और डिफाइन की गई है, जो सरकार है वह कैसे बननी है कहीं और पर डिफाइन किया गया है। इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज के अंदर जो चीजें डिफाइन होती है, सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करें जो कोर्ट के डिसीजन होते हैं, कोर्ट का डिसीजन का फॉर एग्जांपल मैंने दिया। अब इंडियन कोर्ट के अंदर कैसे होता है, जैसे आप अगर कोर्ट के अंदर जाते हो या आप जाओगे कोर्ट के अंदर, तब आप वहां पर देखोगे कि कोई भी केस है, जब आर्गुमेंट की स्टेज आती है, आर्गुमेंट की स्टेज पर क्या होता है कि जो दो एडवोकेट होते हैं वो आर्गुमेंट करते हैं। जब आर्गुमेंट के दौरान वह क्या करते हैं, जो जजमेंट होती है, जजमेंट कौन सी, सेम रिलेटेड उसी केस से, यानी उसी तरह की सिचुएशन और केस में भी हुई होगी। 150 करोड़ की आबादी है भैया देश के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन जरूर हुई होगी, या फिर कोई केस हुआ होगा उसी तरीके का। तो उसके अंदर डिसीजन क्या रहा था पहले, और किस तरीके से डिसीजन रहा था, क्या उसके अंदर फैक्ट्स रहे थे, पूरी की पूरी जो वह जजमेंट होती है वह हम कोर्ट के अंदर देते हैं, वकील के द्वारा दी जाती है जज को, ताकि वह उसको पढ़े, और वह भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही माना जाता है कि इसके जो फैक्ट्स है इससे रिलेटेड है, और इसके अंदर इस तरह का डिसीजन आया था, और इसके अंदर यह जो बातें हैं हुई थी, जो घटना है यह हुई थी। वो डिसीजन मान लीजिए यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता हमारा, तो वो डिसीजन क्या होता, मान्य होता। मान्य तो अभी होता है, लेकिन तब क्या मान्य होता कि उसके बिहाफ पर ही जो अगला जजमेंट है वह दे दिया गया है। तो वही चीज क्या मान ली जाती है कि ठीक है, यह भी एक सोर्स है, नियमों का सोर्स है, ठीक है। तो उस तरीके को हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर एक जगह पर कोई भी सारी चीजें इकट्ठी करके ना लिखी गई हो। अब हमारे तो क्या है, जितने के जितने आर्टिकल है 1 से लेकर एंड तक सारे के सारे एक ही बुक के अंदर ऐड कर दिए गए, और जो 12 के 12 शेड्यूल है वह एक बुक के अंदर लिख के हमें दे दिए गए, भैया अब ये बुक आपको दे दी गई है, ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित है आपका संविधान। अब कोई भी चेंज करना होगा समय के दौरान, मान लीजिए समय के दौरान कोई भी चेंज करना है, जैसे पीछे हुआ था जो 2019 में 2019 के अंदर जो आर्टिकल 370 था उसको हटा दिया गया था, तो उसको अमेंड कर दिया गया कि अमेंड करके हमने इसको अब क्या कर दिया है, इंडिया के अंदर ऐड कर लिया गया है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट होती रहती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। अमेंडमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अमेंडमेंट का मीनिंग होता है
बदलाव करना है किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। बदलाव कैसे, अमेंडमेंट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 21A मैंने बताया राइट टू एजुकेशन, 21A है, अगर 21B ऐड करना हो, हम कोई और चीजें ऐड करनी हो, अब मान लीजिए राइट टू एजुकेशन तो हमने कंपलसरी कर दिया कि 14 से 16 साल के बच्चों तक का फ्री है जो एजुकेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। अब हम उसके अंदर यह भी बोल दे कि अरे यार अब तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ग्रेजुएट तक शिक्षा देनी चाहिए, 14 तक क्यों, तो आर्टिकल 21B हम ऐड करेंगे उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। अब ऐसे तो है नहीं कि आप उसको 22 बना दो, क्योंकि फिर आगे वाले जो आर्टिकल होंगे वह क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, और इस तरीके से हम याद रखने में हमें दिक्कत होती है। तो अमेंडमेंट के अंदर हम क्लोज लगा देते हैं, जैसे आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21B, ठीक है। तो वो चीजें होती है अमेंडमेंट। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, जो परंपराएं होती है, अपनी परंपराओं के अनुसार भी जो कोर्ट्स है वह डिसीजन कर देती है, ठीक है। तो या फिर उनकी परंपराएं हैं जो वह लोग फॉलो करते हैं। पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम में ऐसे ही होता था, कोई जो राजे महाराजे हैं उनके जो कानून उन्होंने बना दिया वह चलता रहता था, अपनी मनमर्जी होती थी, कोई भी लिखित शर्तों नहीं था कि इस कानून के अनुसार इसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, इनके जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनको राइट्स को उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने अगर बाहुबली मूवी देखी है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब जो वो होता है प्रभास होता है, यानी महेंद्र बाहुबली होता है, जिसमें उसको सजा दी जा रही होती है, तो जो साइड में बैठा होता है सलाहकार, हम उसे बोल सकते हैं लीगल एडवाइजर, ठीक है, उनका, ठीक है, राजा का मंत्री कौन, तो वही वजीर। तो वह क्या बताता है, जो एडवाइजर होता है वह स्टडी करके बताता है, उसके पास एक लिखित रूप में होता है और वह बताता है कि इस कानून के अनुसार इसने यह अपराध किया है और इस अपराध के अनुसार इसको यह सजा मिलेगी। तो वो क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर यहाँ पर वह बिना कुछ करे, ठीक है भाई इसने इतना अपराध किया कर दिया है तो चलो ठीक है, इसने उसका सर काट दिया तो इसका भी सर काट दो, तो वह क्या हो जाता है कि ठीक है उसके अल्टा पल्टी कर दी। टिट फॉर टैट वाली थ्योरी है, आप यह हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लीगल हिस्ट्री के अंदर आती है ये चीजें, ठीक है, कि जो अपराध उसने किया है उस अपराध के समान ही उसको सजा देना। तो यहाँ पर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर कोई भी चीज सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होती है। अब बात करें हम, देयर आर नो सिंगल डॉक्यूमेंट इन इंग्लैंड, इट इज सेड दैट इंग्लैंड हैज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एग्जांपल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि वहां पर कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट का है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, सबका सब अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। वे अपनी जो परंपराएं हैं उनको फॉलो करते हैं, अपने सिद्धांत है उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर यह भी नहीं बताया कि जो बच्चा एक स्टूडेंट है, जैसे हमारे तो बता दिया कि बच्चे का जो एजुकेशन का अधिकार इतने से इतनी उम्र तक का है और इसको फ्री एजुकेशन मिलेगी भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल हिंट भी नहीं दे रखा है कि एक बच्चे की शिक्षा का अधिकार क्या होगा और किस तरीके से उसको शिक्षा दिलवानी है, किस एज तक शिक्षा दिलवानी है, किस तरीके से शिक्षा दिलवानी है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, ए इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनरिटन constitution is that the legislature, the parliament enjoy the sovereignty to make or unmake any law। अब यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का? डिसएडवांटेज यह होगा कि जब भी पार्लियामेंट का मन करेगा कि कोई भी चीज उठाई और लॉ बना दिया, ठीक है, लेजिस्लेचर का मन करेगा जब भी कोई चीज है लॉ बना दिया, किसी चीज को हटा दिया, अपनी मनमानी चलाएंगे वहां पर, तो उनके पास सोवर्जिनिटी होती है, उनके पास पावर हो जाती है कि ठीक है भैया अब कहां से लेकर आओगे, अब हमारे तो क्या है, ठीक है, किसी ने व्यक्ति ने उल्लंघन कर दिया, किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन कर दिया, तो आप जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे कि इस व्यक्ति ने यह चीज की है और आर्टिकल फलाने फलाने के अंदर यह चीज लिखी हुई है और यह इसके अगेंस्ट चला गया है, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट है, कोई भी अपना लॉ बना रही है, मनमर्जी चला रही है, लेकिन यहाँ क्या होता है, पार्लियामेंट की पूरी प्रोसेस होती है लॉ बनाने की, जो हमारे लॉ बनता है, बिल पास होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है, जो दोनों हाउस होते हैं, दोनों हाउस, ठीक है,
राज्यसभा और लोकसभा, वहां से बिल पास होता है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद वह बिल पास होता है, तब वह एनफोर्स होता है जाकर के। पहले उससे पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, कमेटी बनाई जाती है, एक्सपर्ट ऐड होते हैं उसके अंदर, उसको रीड किया जाता है अच्छे से। अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, कोई चेंज की जरूरत पड़ती है उस ड्राफ्ट के अंदर, तो उसको दोबारा से रीड करके और उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती है, फिर उसको दोनों सभाओं के अंदर भेजा जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, जब दोनों सभाओं की कंसेंट मिल जाती है। अगर उनकी कंसेंट नहीं मिलती है तो फिर दोबारा से उसके अंदर डिस्कशन हो सकता है, अदरवाइज वह रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यह बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ठीक है भाई, हमारा तो क्या है, हमारे पास तो कोई रिटर्न फॉर्म में कोई चीज है नहीं, अगर हम बना भी देंगे तो कोई व्यक्ति क्या चीज लेके आएगा और क्या बोलेगा कि आपने किस चीज का उल्लंघन किया है, और वहां पर हम बोल सकते हैं कि रिटर्न में क्या है। ठीक है, कोर्ट में जाओगे तो हर चीज आपसे रिटर्न में मांगेंगे। कोई भी क्राइम होता है तो वहां पर विटनेसेस होते हैं। विटनेसेस कैसे होते हैं? आई विटनेस होते हैं, जिसने देखा हुआ अपनी आंखों के सामने। ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक भी चल गया। इलेक्ट्रिक कैसे? जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है, सीडीज है, वीडियोस है। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था कि ठीक है, आई विटनेस मिल गया तो ठीक है, या फिर जो वेपन है वह मिल गया, ठीक है, या फिर कोई प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गया, एविडेंस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भैया केस फिनिश हो गया आपका। हार जाते थे लोग ऐसे केस को। ठीक है, या फिर 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल निकल जाते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, यंग एज है, ठीक है, अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, मान लीजिए कोई गलती से मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने मुझे मार दिया, तो वहां पर क्या होता है कि 20-20 साल तक पिसते रहते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि अब जो डिसीजन की वो है, डिसीजन की डेट होती है, वह कम से कम कर दी गई है कि 3-4-5 साल के अंदर आपको इस केस को निपटाना ही पड़ेगा। जुडिशरी के ऊपर ये बोला गया है कि ये रूल अप्लाई कर दिया गया है कि इन जो केस होते हैं, इतने साल से इतने साल के बीच में आपको क्या करना है, कंप्लीट है, इसको जो ऑर्डर पास करना है करिए। ठीक है, पनिशमेंट होती है तो पनिशमेंट करो, अगर बरी होता है तो बरी करो उसको, लेकिन जो केस है उनको फारिग कर दीजिए। तो आई होप आपको जो रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस है वह समझ में आ गया होगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक की फॉर्म में है। आप किसी भी प्रकार की बुक देख लो उठाकर, अलग अलग राइटर की आपको ढेरों सारी बुक मिल जाएगी। और जो हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसे लिखा गया था, कब लिखा गया था, किस किस के द्वारा लिखा गया था, और कौन सी जो कमेटीज थी, ठीक है, बनाई गई थी, उनके द्वारा लिखा गया था। इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आज वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।